लहर के बीच समंदर में उफनती लहर ने देश को बेचैन कर दिया है। तौकते तूफान कई राज्यों में कहर बरपाने के बाद गुजरात के तट से टकरा चुका है और तूफान की ताकत का अंदाजा आप उन राज्यों को देखकर आसानी से लगा सकते हैं जहां से ये होकर गुजरा है। केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में भी इसने तबाही मचाई है। तौकते तूफान 12 घंटे सावधान। हवा की तूफानी रफ्तार, कई राज्यों में जोरदार प्रहार। केरल, कर्नाटक और गोवा में मची इस तबाही को देखकर तौकते तूफान की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। करीब 150 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के सामने जो आया वो या तो उखड़ गया या फिर बर्बाद हो गया। कई राज्यों में तबाही मचाने के बाद तौकते गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, जिसको लेकर गुजरात अलर्ट है। गुजरात में तौकते का सबसे ज्यादा असर पोरबंदर और महुवा के बीच पर होगा। तौकते चक्रवात जो है वो आज गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने वाला है और उसकी इफेक्ट गुजरात के कई जिलों में देखने को मिल सकती है। इस समय एक चुनौती होगी बिजली गुल होने के बाद में कोविड मरीजों का ध्यान रखना, और उसके लिए सरकार ने 1383 पावर बैकअप जो है वो रखे हुए हैं। 161 आईसीयू एम्बुलेंस मौजूद है, 607 108 एम्बुलेंस स्टैंड बाय पर रखी गई है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 34 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की 744 टीमें जो हैं वो स्टैंड बाय पर हैं और 661 टीम जो है बिजली विभाग की, क्योंकि ऐसे वक्त में तेज हवाएं चलती हैं और बिजली के खंभे जो पोल होते हैं वो धाराशायी हो जाते हैं, ऐसे के लिए उनकी टीमें भी तैनात है। फायर ब्रिगेड को स्टैंड बाय पर रखा गया है, क्योंकि जगह जगह पर ये हो सकता है कि जो पेड़ हैं वो धाराशायी हो जाएंगे। तो ऐसी तमाम चीज़ों के लिए तंत्र अलर्ट पर है। गुजरात पर अगले 12 घंटे बहुत भारी रहने वाले हैं। तौकते तूफान कितनी रफ्तार से आ रहा है इसका अंदाजा हवा की आवाज सुनकर ही हो जाता है। गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, नवसारी, वलसाड समेत कई जगहों पर बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग पहले ही खतरे का अलर्ट देते हुए आगाह कर चुका है कि यह तूफान 24 घंटे में और भी खतरनाक हो सकता है। हवाओं की रफ्तार भी 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तूफान जब अपने चरम पर होगा तब हवाओं की रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। साइक्लोनिक स्टॉर्म तौते दीव से 220 किलोमीटर दूर में है, 20 किलोमीटर ईस्ट ऑफ दीव होके। उसका विंड स्पीड रहेगा 160 टू 170 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 185 किलोमीटर पर आवर। और पूरा कोस्टल एरिया जैसे देखा जाए तो गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, बोटाड मोस्ट अफेक्टेड रहेगा। ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें। कई जगह पर एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 54 टीमें इस आफत से निपटने के लिए तैनात हैं। गुजरात में किसी आपात स्थिति के लिए वायुसेना के 16 मालवाहक विमान और 18 हेलीकॉप्टर भी तैयार हैं। लगातार हम लोग इवैक्यूएशन और अवेयरनेस जनरेशन का काम कर रहे हैं। मूल बात यह है कि जो मेन इम्पैक्ट स्टेट है वो गुजरात ही रहेगा और गुजरात में ही मैक्सिमम इम्पैक्ट होने की संभावना है। इसीलिए 50 से ज्यादा टीमें, 100 से ज्यादा टीमें पूरे 5 या 6 राज्यों में लगाई गई थी। उसका लगभग आधा हिस्सा जो है गुजरात में इसलिए लगाया गया है क्योंकि इम्पैक्ट स्टेट वही है, क्योंकि साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है
वो मुख्यतः IMD के प्रेडिक्शन के हिसाब से गुजरात में हो। तूफान को लेकर गुजरात और दमन द्वीप में येलो अलर्ट है। गुजरात के निचले तटीय इलाकों से लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया ताकि नुकसान को कम किया जा सके। રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમની રચના કરવામાં આવેલી છે। સામાન્ય રીતે જ્યારે પણ વાવાઝોડું આવે છે ત્યારે ભારે વરસાદ અને પવન સાથે ઘણું બધું નુકસાનો ઝાડોને થાય છે, વીજળીના થાંભલાઓને થાય છે, ટ્રાન્સફોર્મર્સને થાય છે અને રોડ રસ્તાઓનો સંપર્ક તૂટી જાય છે। તો એનાથી નિવારવા માટે દરેક આ રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમમાં JCB લેબર। गुजरात के अमरेली में तूफान का असर कई घंटे पहले ही दिखने लगा था। यहाँ NDRF ने मोर्चा संभाल रखा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। ज्यादा खतरे वाले 2 दर्जन गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसी तरह से अनाउंसमेंट कर लोगों को तटों से हटाया गया। तूफान समुद्र में आवવાનું છે, તમામ વાવ બંદર પર જાય છે અને તૂફાન પૂરી થાય ત્યાં સુધી દરિયામાં પ્રવેશતું નથી। हमने राजूला और जाफराबाद के 30 विलेज आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। हमने इस विलेजेस में शेल्टर जो साइक्लोन सेंटर होते हैं वहाँ पे टीम की रचना की है। वहाँ पे सबका डिप्लॉयमेंट कर दिया है और बाकी 20 टीम बनाई है जो उसको हेल्प करेगी कि लोगों को शिफ्ट करने में। ऐसे राजूला और जाफराबाद दोनों मिला के 6000 के आसपास लोगों को हमें शिफ्ट करना है। गुजरात के भुज, जूनागढ़, अमरेली जैसे तटीय इलाकों से करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। नवसारी में भी लोगों को तटीय इलाकों से हटा दिया गया। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तूफान की ताकत को देखते हुए गुजरात के अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया। पावर सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, कोविड केयर यूनिट्स पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। कोरोना के तूफान के बाद तौकते तूफान से राज्य को निकालने के लिए एयरफोर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कोलकाता से अहमदाबाद के लिए 2 C-130J और 1 AN-32 एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया है। ये विमान 167 सैनिकों और राहत बचाव के 16.5 टन लोड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैनात किया गया। तूफान को देखते हुए पोरबंदर में भी कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर लगातार आसमान से नजर रख रहे हैं। तटीय इलाकों पर लगातार सायरन और अनाउंसमेंट कर लोगों को तटीय इलाकों से दूर जाने के लिए कहा जा रहा है। तूफान कहर बरपा रहा है। यही वजह है कि राज्य सरकार एक्शन मोड में है। CM रूपानी खुद हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। सरकार बधी रीते सज्ज छे અને જે કાંઈ સ્થિતિ બનશે એને પહોંચી વળવા માટે આપણે બધા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે। કંટ્રોલ રૂમ 24 કલાક 24/7 આપણો ચાલુ છે। અધિકારીઓ પણ બધા દિવસ રાત કામ કરી રહ્યા છે। तौकते आफत बनकर आया है। कई राज्यों में कहर बरपाने के बाद तौकती की आहट अब गुजरात में सुनाई दे रही है। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद चक्रवात तौकते ने महाराष्ट्र में अपना पूरा असर दिखाया। मई के महीने में मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिले पानी पानी हो गए। समंदर की लहरों ने मुंबईकरों की सांसें रोक दी। आइए आपको दिखाते हैं तौकते तूफान की वजह से मुंबई और महाराष्ट्र में कैसे रहे हालात और किस तरह चक्रवात ने राज्य में तबाही के निशान छोड़े। समुद्र में लहरों का तूफान 170 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हवा, मई महीने में बाढ़ से हालात, तेज बारिश से उखड़े सैकड़ों पेड़, महाराष्ट्र में कुदरत का लॉकडाउन, बांद्रा, जुहू, अंधेरी, बोरीवली, रत्नागिरी, कोंकण, केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद तौकते तूफान गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ चला है। लेकिन आगे बढ़ने और गुजरात में अपना रौद्र रूप दिखाने से पहले तौकते ने महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में अपनी ताकत का एहसास कराया। मुंबई समेत प्रदेश के कई जिलों में
तौकते ने जमकर तबाही मचाई। जुहू मुंबई। सोमवार अलसुबह तौकते तूफान महाराष्ट्र तक पहुंचा तो समंदर की लहरें आसमान छूने लगी। जिस जुहू चौपाटी पर 24 घंटे भीड़ हुआ करती थी, उसकी सूरत पहले लॉकडाउन ने खराब की और अब चक्रवाती तूफान ने जुहू के किनारों को पूरी तरह सन्नाटे से भर दिया। समंदर की ऊंची ऊंची लहरों ने मुंबई करों को डरा दिया था। ताउते तूफान का असर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के कई समुद्री तटीय इलाकों में दिखना शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के जुहू बीच पर, और जुहू बीच पर आप देख सकते हैं ये समुद्र में ऊंची ऊंची जो लहरें उठ रही हैं, ये दर्शा रही हैं कि किस तरह से जो ताउते तूफान है जो 170 तकरीबन किलोमीटर की दूरी पर, वहां से ये डाइवर्ट हुआ है उत्तर की तरफ यानी कि गुजरात की तरफ, लेकिन जो उसका असर है ये मुंबई और मुंबई के आसपास के जो समुद्री तटीय इलाके हैं, महाराष्ट्र के समुद्री तटीय इलाके हैं, वहां पर दिख रहा है। बांद्रा मुंबई। तूफान की तेज रफ्तार के बीच इंसानों की सभी तैयारियां बौनी नजर आईं। चक्रवात से बचने के लिए बांद्रा सी लिंक को भी बंद करना पड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के बांद्रा कार्टर रोड पर, और कार्टर रोड पर अभी कुछ समय पहले ही एक बड़ा हादसा होते होते टला है, जहां पर एक रिक्शा जो यहां से गुजर रहा था वो पेड़ गिरने की चपेट में आ गया है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि रिक्शा चालक को चोटें आई हैं और उसे अस्पताल लेकर जाया गया है। मुंबई में तूफान की वजह से तेज हवाओं और तेज बारिश ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया। तौकते की वजह से मुंबई में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और शहर में दर्जनों पेड़ जमीन से उखड़ गए। बांद्रा के कार्टर रोड पर भी पेड़ उखड़ने से एक ऑटो इसकी चपेट में आ गया। पेड़ गिरने से खार से बांद्रा की तरफ जाने वाला रास्ता काफी वक्त तक बंद रहा। जब यहाँ पर पुलिस कर्मी पहुंचे हुए हैं तो बीएमसी को इस बात की सूचना दी गई है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द क्लियर कराया जाए, क्योंकि यहाँ से ये जो पूरा रास्ता है खार से होते हुए बांद्रा और माहिम की तरफ निकलता है, और ऐसे में सुचारू रूप से जो लोग हैं वो यहाँ से आ जा सकें, इसको लेकर बीएमसी को अब जानकारी साझा की गई है। डोंबिवली मुंबई। तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिरने का हादसा डोंबिवली में भी हुआ। रेल की ट्रैक के पास विशालकाय पेड़ के गिरने से बिजली के तार टूट गए और पेड़ में आग लग गई। अंधेरी मुंबई। तौकते चक्रवात की वजह से मुंबई में रुक रुक कर तेज बारिश भी हुई और कई इलाकों में भारी जल जमाव से लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुंबई के अंधेरी में सड़कों पर जल जमाव की वजह से हालात इतने खराब हुए कि सड़क पर जा रहे लोग पानी की रफ्तार में बहने लगे। गनीमत रहेगी मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने लोगों को बचा लिया। सड़कों पर आई बेमौसम बाढ़ ने शहरों में ट्रैफिक की रफ्तार को धीमा कर दिया। हफ्ते के पहले दिन निकलने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि कोरोना की वजह से मुंबई बंद है, लेकिन आपात स्थिति में निकलने वालों के लिए तौकते बड़ी मुसीबत साबित हुई। तेज बारिश की वजह से मुंबई के तमाम निचले इलाकों में लगातार पानी का जलजमाव देखा जा रहा है और कई सारे जो सबवेज हैं, रास्ते हैं, वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी सबवे पर, और अंधेरी सबवे का ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि सबवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि पानी का जलजमाव यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज़ है कि अलग अलग जो इलाकों से पानी जो यहाँ पर पहुँच रहा है, उसकी वजह से इस सबवे से गुजरना बहुत ही खतरनाक हो चुका है। रत्नागिरी महाराष्ट्र। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी तौकते तूफान ने अपना रौद्र रूप दिखाया। रत्नागिरी में भी 170 से 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली और तेज हवा के साथ हुई बारिश ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया। कोंकण महाराष्ट्र के कोंकण जिले में भी तौकते का असर देखने को मिला। समंदर की ऊंची ऊंची लहरों को देखकर ही आपको तूफान की ताकत का एहसास हो जाएगा।
तौकत की आहट को देखते हुए पहले से ही महाराष्ट्र के तटीय इलाकों को अलर्ट पर रखा गया था। समंदर किनारे रहने वालों के साथ साथ मछुआरों को भी समंदर से दूर कर दिया गया था। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में संपत्ति को भले ही नुकसान पहुंचा हो, लेकिन इंसानी जिंदगी का नुकसान होने से बचा लिया गया। बीच समंदर रेस्क्यू ऑपरेशन। शहरों और समुद्री तटों के हालात को देखकर समंदर के बीचों बीच की डरावनी तस्वीर का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और ऐसे ही हालातों में समुद्र से 100 किलोमीटर अंदर ऑयल कंपनी के करीब 400 लोगों के फंसे होने की खबर से हालात गंभीर हो गए। मुंबई के समुद्र से तकरीबन 100 किलोमीटर अंदर नेचुरल ऑयल निकालने का बड़ा प्लांट है, जहां साइक्लोन की चपेट में 273 काम करने वाले लोग आ गए। खबर मिलते ही भारतीय नौसेना के 2 वॉरशिप INS कोची और INS तलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। दूसरी तरफ बार्ग गैल कंस्ट्रक्टर में भी 137 लोगों के फंसे होने की खबर सामने आई, जिसके बाद INS कोलकाता इन्हें बचाने के लिए रवाना हुआ। लेकिन समंदर की लहरों और तूफानी हवाओं के बीच लोगों की जिंदगी बचाने की जंग मुश्किलों भरी थी। लेकिन अच्छी खबर यह रही कि तौकते चक्रवात की वजह से जान का नुकसान नहीं हुआ। मुंबई से विनोद जगदाली के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। तौकते तूफान के बाद अब दूसरे तूफान की बात करते हैं, जो हर रोज हजारों की जान का कारण बन रहा है। जी हां, कोरोना को लेकर आज 2 राहत भरी खबर आई है। पहला ये कि 26 दिन बाद पहली बार देश में कोरोना के केस 3 लाख से कम हो गए हैं, और दूसरा ये कि देश में 60 से 70% आबादी में साल के आखिर तक हर्ड इम्यूनिटी यानी कोरोना से लड़ने के लिए सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी। और यह दावा किया है IIT कानपुर के सीनियर प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने। लेकिन इसके लिए देश के हर नागरिक को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो कौन सी वो अहम बातें हैं जिससे कोरोना को हराया जा सकता है? बहुत ध्यान से देखिए इस रिपोर्ट में। बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाओ, जल्द हर्ड इम्यूनिटी बनाओ। कोरोना को हराने के लिए, वायरस से जंग जीतने के लिए मजबूत इम्यूनिटी होना जरूरी है। मजबूत इम्यूनिटी होगी तो कोरोना का खतरा कम होगा। वायरस का अटैक हो भी गया तो रिकवरी जल्द होगी। लेकिन कोरोना के आ रहे नए म्यूटेंट्स इस थ्योरी को पलट रहे हैं। वायरस के नए स्ट्रेन मिल रहे हैं। वायरस म्यूटेंट हो रहा है, यानी किलर वायरस बहरूपिया बन गया है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक खबर है जो सुकून दे रही है, राहत दे रही है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी और IIT कानपुर के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने हर्ड इम्यूनिटी पर बड़ा बयान दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने कहा कि दिसंबर तक देश में हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी, तब 60 से 70% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। इससे संक्रमण के ट्रांसमिशन की स्पीड काफी कम हो जाएगी। अगर सब कुछ प्लानिंग से चलता रहा तो देश जल्द ही इस महामारी को मात दे देगा। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि हर्ड इम्यूनिटी है क्या। दरअसल हर्ड इम्यूनिटी तब तैयार होती है जब आबादी का बड़ा हिस्सा वायरस के खिलाफ इम्यून हो जाता है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है वायरस का संक्रमण, दूसरा तरीका है टीकाकरण। ऐसी स्थिति में जिनका वायरस के खिलाफ इम्यून सिस्टम दुरुस्त नहीं है, वो भी संक्रमण के खतरे से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी आबादी का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होने के कारण वायरस के लिए एक से दूसरे में घुसने की गुंजाइश नहीं के बराबर बचेगी। हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है, लेकिन अब भी कोरोना हर रोज हजारों लोगों की जान ले रहा है। वायरस के अलग अलग म्यूटेंट्स ने चिंता बढ़ा रखी है। देश की जनता को खुद तय करना है कि हमारा भविष्य कैसा। यही वजह है कि लापरवाही छोड़ सबको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन को गंभीरता से लेना होगा। वैक्सीनेशन से और इन्फेक्शन दोनों से ही हर्ड इम्यूनिटी तो अचीव होगी, लेकिन हमारी हर्ड का साइज बहुत बड़ा है। हमें हर्ड इम्यूनिटी करने के लिए कम से कम 80 करोड़ लोग या तो इन्फेक्ट हों या फिर वैक्सीन हो जिससे उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हों। इसलिए हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने में बहुत टाइम लग रहा है अभी, लेकिन वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी डेवलप होगी, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। भारत में कोरोना की रफ्तार अभी जानलेवा है, जबकि ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों ने तेजी से फैल रहे कोविड पर काबू पा लिया है। अमेरिका और इजराइल में तो लोगों के चेहरे से मास्क तक हट चुके हैं, और ये सब हुआ है टीकाकरण के वजह से ही। ऐसे में हिंदुस्तान में भी कोरोना को हराने और हर्ड इम्यूनिटी के लिए
वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार में अब भी हम काफी पीछे हैं। इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपनी करीब 80% आबादी का टीकाकरण कर लिया है। चीन अपने 29% लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दे चुका है। अमेरिका में करीब 37% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ब्रिटेन में करीब 30% वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले हिंदुस्तान में अब तक करीब 13% वैक्सीनेशन हुआ। हिंदुस्तान को भी अपनी वैक्सीनेशन रफ्तार बढ़ानी होगी। कोरोना के बाद बन रही एंटीबॉडीज कुछ महीनों में खत्म हो रही है। ऐसे में टीकाकरण ही वो संजीवनी है जिससे बहरूपीय वायरस का अंत किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब एक सेहत से जुड़ा बेहद अहम सवाल आपसे पूछते हैं। सवाल यह है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या है? जाहिर तौर पर इस सवाल का सटीक जवाब के लिए आप ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करते हैं और इसका सहारा लेंगे, लेकिन कोरोना समय में यही ऑक्सीमीटर काला बाजारियों और मुनाफाखोरों का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। ना सिर्फ आपकी जान से खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि ये मुनाफाखोर इस मुश्किल समय में मानवता के दुश्मन बन बैठे हैं। इस अपराध में, इस पाप को अंजाम बाकायदा एक गैंग बनाकर दिया जा रहा है। आप हैरान हो जाएंगे देखकर कि कैसे कैसे नकली ऑक्सीमीटर बाजार में मौजूद हैं। लेकिन आज हम आपको सिर्फ मर्ज नहीं बल्कि दवा भी बताएंगे आपको कि ऐसी जालसाजी से बचने के लिए आपको क्या करना होगा। बहुत गौर से देखिए। पेन की धड़कनें बता रही हैं कि कलम की ताकत कमजोर पड़ चुकी है। पेड़ में जान होने के बाद पुरानी हो चुकी है। अब तो कागज का ऑक्सीमीटर लेवल देखिए। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि इस भजिया में भी जान है जिसे आप खाने जा रहे थे। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन से लेकर दवाइयां और बेड की मारामारी को संभालने और सुधारने की कवायद जारी है। काला बाजारियों पर सख्ती का डंडा चल रहा है, लेकिन इन सब के साथ साथ इस मुसीबत की घड़ी में एक चीज जिसकी मांग तेजी से बढ़ी है, वो है शरीर में ऑक्सीजन का पैमाना बताने वाला यंत्र, ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर की हाई डिमांड और लो सप्लाई के बीच नकली ऑक्सीमीटर बनाने और बेचने वालों ने अपनी एक अलग जगह बना ली है। 300 रुपए से 1500 रुपए तक की छोटी सी मशीन 100 गुना तक ज्यादा कीमतों में बेची जा रही है। और माल ऐसा कि कहना ही क्या। कोई पेन का ऑक्सीजन लेवल बता रहा है, कोई मोबाइल एयरफोन में जान डाल रहा है। कईयों ने तो खाने पीने की चीजों में भी धड़कने होने की घोषणा कर दी। देखने सुनने में भले ही ये तस्वीरें फनी लगे, लेकिन हकीकत में ये जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इंटरनेट पर वायरल ये नकली ऑक्सीमीटर की तस्वीरें और नकली ऑक्सीमीटर की गलत रीडिंग इंसानी जान के लिए उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है जितनी गलत या नकली दवाइयाँ। कभी कभी क्या होता है कि फिंगर की जगह अगर हम कोई दूसरे ऑब्जेक्ट डालते हैं तो उस समय जो लाइट निकलती है, अगर ये किसी तरह से पास होके उस ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ जाती है तो कभी कभी सेंसर कंफ्यूज हो जाता है और गलत रीडिंग्स देने लगता है और इरेटिक हो सकती हैं। ये चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन कभी कभी ये चांसेस हो सकते हैं। बाजार में बिकने वाले तमाम ऑक्सीमीटर देखने में एक से ही लगते हैं। ब्रांडिंग के साथ इस ऑक्सीमीटर में भरोसे का तड़का लगाया जाता है, लेकिन असली और नकली ऑक्सीमीटर की पहचान सिर्फ और सिर्फ उसे परख कर की जा सकती है। आपको बता दें कि ऑक्सीमीटर 3 तरह के होते हैं। फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड हेल्ड और फेटल पल्स ऑक्सीमीटर बाजार में उपलब्ध है। घर पर इस्तेमाल के लिए फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर बेहतर माना जाता है। ऑक्सीमीटर पर क्वालिटी के लिए FDA, ROHS और CE जैसे सर्टिफिकेशन रहते हैं। इन सर्टिफिकेशन से डिवाइस की सटीकता और क्वालिटी पर भरोसा किया जा सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल को मापने का एक और तरीका है कि किसी एक उंगली पर रबर बैंड कसकर बांध लें और उसे ऑक्सीमीटर के अंदर रखें। अगर ऑक्सीमीटर पर रीडिंग आती है तो समझिए मशीन नकली है, क्योंकि रबर बैंड की वजह से उंगली में ब्लड सर्कुलेशन बंद होने पर ऑक्सीमीटर कभी भी रीडिंग नहीं देगा। पल्स ऑक्सीमीटर को फिंगर के टिप पे लगाते हैं, तो जब लगाएं उसके पहले इस जगह पे यानी कि उसके पहले वाले हिस्से पे एक थोड़ा सा रस्सी या धागा बांध लें, तो यहाँ से ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई फिंगर को कम हो जाएगी उस समय अगर पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम आएगा। जैसे ही इसको लगाएंगे और सेचुरेशन की रीडिंग मीटर पे दिखेगी, उसके बाद पीछे की रस्सी को खोल देते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अब मीटर में जो रीडिंग लो दिख रही थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी।
अगर ये फंक्शन पल्स ऑक्सीमीटर का दिख रहा है तो इसका मतलब है कि पल्स ऑक्सीमीटर सही काम कर रहा है। तो जब भी पहली बार खरीदें तो ये टेस्ट कर सकते हैं। ये एक सरल टेस्ट है जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है और पल्स ऑक्सीमीटर को जांच सकता है। ऑक्सीजन शरीर के लिए फ्यूल की तरह है। जानकारों के मुताबिक ऑक्सीजन लेवल 92% से ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि शरीर को अपनी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पा रहा है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन से ग्रस्त बच्चों में 95% या इससे ज्यादा ब्लड ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। 7 से 9 साल की उम्र के बच्चों में SpO2 वैल्यू 89% से 90% के बीच होनी चाहिए। अलग अलग उम्र के बच्चों में इसकी वैल्यू 90 और 91% हो सकती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाता है तो ये परेशानी की वजह बन सकती है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने फेफड़ों पर सीधा अटैक किया है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बुरी तरह गिरने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और संक्रमण के इसी प्रकार ने नकली ऑक्सीमीटर का गंदा धंधा करने वालों को लोगों की जिंदगी से खेलने का मौका दे दिया है। इसलिए जरूरी है सावधान रहने की और जांच परख कर इस छोटी सी मशीन को घर लाने की, जिससे आपकी सेहत दुरुस्त रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।